आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। ठीक, इसके अंतर्गत हमको क्रिएट करना है चार्ट एंड फिल्टर्स। तो एक ही टॉपिक दिया है चार्ट एंड फिल्टर्स, लेकिन हम जो है इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले हम एक्सेल सीट बनाएंगे, फिर इसके बाद लास्ट में हम इससे रिलेटेड जो है चार्ट एंड फिल्टर, और इसमें शॉर्ट एंड फिल्टर दिया हुआ है बस। तो कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं दिया है, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम अभी पूरा जो है इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। फिर इसके बाद जो है हम लास्ट में जो है क्रिएट करेंगे चार्ट एंड फिल्टर जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत हम अभी डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का। तो हम डायरेक्टली इसका प्रैक्टिकल ही देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आपको मालूम होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेनिफिट क्या है, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है कि इसके अंतर्गत फार्मूला का यूज़ किया जा सकता है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, नंबर से रिलेटेड कैलकुलेशन किया जा सकता है, फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक, तो कई सारे फार्मूला हम यूज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहले इंटरफेस को समझ लेते हैं कि MS एक्सेल क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो से क्या बनता है, सीट बनता है। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम से क्या बनेगा, सेल बनेगा। और इसी सेल से, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से क्या बनेगा, सीट बनता है। ठीक, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो याद रखना है आपको कि सबसे बेसिक यूनिट होता है कॉलम एंड रो। और जब दोनों कॉलम एंड रो मिल जाता है तो क्या बनता है, सेल बनेगा। वैसे ही जब एक सेल बनेगा, दो सेल बनेगा, कई सारे सेल मिलके क्या बनता है, जैसे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर रहता है कि सेल से मिलकर हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बने हैं। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट सेल से मिलकर क्या बना है, सीट बना है। और डिफरेंट सीट से मिलकर क्या बना है कि हमारा जो है डिफरेंट सीट से मिलकर वर्क बुक बना रहता है। ठीक, तो इसको देख लेते हैं कैसे क्या 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 काम रहता है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये सेल ऊपर में दिखा रहता है कॉलम का वैल्यू। ठीक है, इस कॉलम का वैल्यू क्या रहेगा, जितना भी कॉलम रहेगा इसका वैल्यू रहेगा A। ठीक, इस कॉलम का वैल्यू रहेगा B, इस कॉलम का वैल्यू रहेगा C, इस कॉलम का वैल्यू रहेगा D। वैसे इस रो में अगर जाते हैं तो पूरे रो का वैल्यू रहेगा 1। ठीक, तो हमको याद रखना है कि कॉलम वैल्यू विल बी स्टार्टेड फ्रॉम A from alphabets and row value will be started from न्यूमेरिक वैल्यू, यानी 1 2 3 जो है न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट होता है। प्रीवियस ईयर भी हम स्टडी किए थे इसके बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होते हैं, कि रो एंड कॉलम से क्या बनता है, सेल बनता है। और सेल से क्या बनता है, सीट बनता है। और सीट से क्या बनता है, वर्क बुक बनता है। ठीक, तो इसको याद रखना है आपको कि बेसिक यूनिट होता है रो एंड कॉलम। कॉलम से क्या बन गया, सेल बन गया। तो सेल को ही क्या बोला गया, टेबल जैसे बना रहता है बॉक्सेस, तो इस बॉक्स को ही क्या समझो, सेल बन समझो। ठीक है, तो एक्सेल में क्या होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। इस बॉक्सेस को क्या बोला जाता है, एक्सेल क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। ठीक, तो एक जैसे सेल से बहुत सारा सेल को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, टेबल बन जाएगा। ठीक, जिसमें आप जैसे अगर हम टाइम टेबल बनाते हैं तो टाइम टेबल क्या होता है, ऐसी बॉक्सेस का कलेक्शन होता है जिसमें आपका डे लिखा रहेगा और उस डे में कौन सा टाइमिंग में कौन सा काम होगा। तो बॉक्सेस क्या करता है, हमको इजी नेविगेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कोई टाइम को अगर देखना है तो हम क्या करेंगे, रोल नंबर वाले कॉलम में देखेंगे तो पूरा रोल नंबर शो करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेम वाले कॉलम में देखते हैं तो पूरा नेम शो करेगा। तो हमको क्या करता है, इजी वे प्रोवाइड कराता है किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करने में, सर्च करने में। ठीक, फिर उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे इंटरफेस क्या क्या होता है। तो इंटरफेस सेम जैसे वर्ड में था, यहाँ पे आपका जो है कंट्रोल विंडो दिया हुआ है जिसमें आपका क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर का ऑप्शन दिया गया है, मिनिमाइज का ऑप्शन दिया गया है। ठीक, फिर उसके अलावा जो है यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार दिया रहता है लेफ्ट साइड में, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेव किया जा सकता है। फिर उसके अलावा जो है अंडू और रीडू का ऑप्शन दिया गया है। ठीक, फिर उसके अलावा नीचे में यहाँ पे टैब्स दिए रहते हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। तो ये क्या है, कुछ व्यू टैब दिए रहते हैं और टैब के नीचे दिए रहते हैं यहाँ पे टूल बार। ठीक, तो ये टूल बार का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कई सारे फंक्शन को अप्लाई किया जाता है जैसे MS वर्ड में किया जाता था। फिर उसके बाद नीचे अगर हम आते हैं तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली हम सीट में मूव किया जा सकता है। जैसे अभी सीट 1 में है, ठीक,
तो अगर हम चाहते हैं सीट 2 में जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उस सीट में मूव कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए दिया रहता है ये। ठीक है, तो जंप करने के लिए तो अभी हमारा कहीं पे भी कोई वैल्यू इंटर नहीं है, तो हम अभी क्या नहीं कर सकते, कहीं पे भी मूव नहीं किया जा सकता। ठीक, अगर हमारे पास अगर वैल्यू इंटर रहता तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि दूसरे सीट में क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो यहाँ पे स्टेटस बार दिया हुआ है, तो स्टेटस हमको क्या दिख रहा है, रेडी, यानी इसका मतलब हम वैल्यू यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद जैसे ही हम किसी सेल में वैल्यू इंटर करते हैं तो यहाँ पे इंटर मोड आ जाता है, दिख रहा होगा आपको इंटर मोड। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सीट सेल में जाते हैं तो फिर से रेडी हमको दिखाई देगा। ठीक, तो इस तरीके से मोड दिया रहता है। और इधर आपको फिर से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को बड़ा करके देख सकते हैं जूम इन से, और छोटा करके देख सकते हैं जूम आउट से। तो इस तरीके से आपका जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिया रहता है। ठीक, तो आप इसको जूम इन जूम आउट किया जा सकता है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम 100 में रखते हैं। अब हमको कुछ इंटरफेस समझना है। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि जब भी हम MS एक्सेल ओपन करते हैं, ठीक है, तो MS एक्सेल एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे MS वर्ड में एक प्लेन सीट था, यहाँ पे क्या हो जाता है, हमको इलेक्ट्रॉनिक सीट शो होता है। ठीक है, वहाँ पे पेज होता है, यहाँ पे सीट होता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस भी याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, पेज होता है, यहाँ पे सीट होता है। अब देखिए, हम जब भी कहीं पे वैल्यू इंटर करेंगे तो हम क्या करते हैं, किसी बॉक्स में वैल्यू इंटर कर सकते हैं। जैसे जो ये वाले बॉक्स में कर रहे हैं, यानी बॉक्स है ना सेल में। ठीक, तो हम क्या भी कोई वैल्यू इंटर करना रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। तो एड्रेस को कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए, जब भी हम किसी सेल को के ऊपर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। जब भी किसी सेल के ऊपर हमने क्या किया, क्लिक किया, तो वो सेल एक्टिवेट हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है एक्टिव सेल। जब भी हम जिस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे वो सेल क्या कहलाएगा, एक्टिव सेल कहलाता है। तो करेंटली सेलेक्टेड सेल इज कॉल्ड एक्टिव सेल। और उस सेल का एक एड्रेस होता है। इस सेल के एड्रेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसका कॉलम वैल्यू और रो वैल्यू दोनों मिलके क्या बनता है, सेल एड्रेस, जो हमको कहाँ पे शो होता है, नेम बॉक्स में शो हो रहा है। ठीक, यहाँ पे अगर आप नेम बॉक्स में देखेंगे तो जब भी हम किसी सेल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू हो रहा है बी और इधर से 4। तो ये B4 कहाँ पे शो हो रहा है, इस नेम बॉक्स में शो हो रहा है। ठीक, तो हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। इसको सेलेक्ट करूंगा तो C4 हो रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट किया इसका वैल्यू जो है C10 हो रहा है। कहीं पे भी क्लिक करते हैं इसका वैल्यू जो है H9 हो रहा है। तो हमको कहाँ पे शो हो जाएगा, नेम बॉक्स में। तो आपको याद रखना है, जब भी किसी सेल में वैल्यू इंटर करना है तो वो सेल क्या कहलाएगा, एक्टिव सेल कहलाएगा। और उस सेल का एड्रेस हमको कहाँ पे शो होता है, नेम बॉक्स में शो हो रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब भी किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू कहाँ पे शो होता है, नेम बॉक्स में शो हो रहा है। तो ये बेसिक आपको याद रखना है। दूसरा चीज, जब भी हम किसी एक्सेल सीट को सेव करते हैं तो अभी यहाँ पे इसका बाय डिफॉल्ट नेम आता है बुक 1। ठीक, तो याद रखना है इसका बाय डिफॉल्ट नेम रहता है, वहाँ पे MS वर्ड में था डॉक्यूमेंट 1। ठीक, यहाँ पे आ जाता है बुक 1। अब इसको हम सेव कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेव एस में गया, सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप में, किस नाम से, क्लास 7 के नाम से, क्लास 7 के नाम से। तो अभी देखिए ये किसके नाम से सेव हो रहा है, एक्सेल वर्क बुक के नाम से सेव हो रहा है। ठीक, इसको सेव कर देता हूँ। तो सेव होने के बाद यहाँ पे टाइटल बार में आ गया क्लास 7। ठीक, अब चल देते हैं लोकेशन जहाँ पे हमने सेव किया है। तो मैंने यहाँ पे क्लास 7 के नाम से सेव किया। इसके प्रॉपर्टीज में चल देते हैं। क्यों जा रहे हैं, देखिए हमको इसका प्रॉपर्टीज में क्यों गए, क्योंकि इसके एक्सटेंशन नेम को देखना है। हमने इससे पहले जब वर्ड यूज किया था उसका एक्सटेंशन नेम था .docx। अब जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम आ जाता है .xlsx। ठीक, एक्सटेंशन नेम क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट के टाइप को डिफाइन करने के लिए उसका एक्सटेंशन नेम डिफाइन किया जाता है। जैसे अगर मैं कोई फोटो लेता हूं तो फोटो का एक्सटेंशन नेम होता है JPG। ठीक, कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो का फॉर्मेट होता है .mp4 या 3GP होता है। ठीक, हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तो सॉन्ग का फॉर्मेट होता है .mp3। ठीक, तो आपको याद रखना है वो जो एक्सटेंशन नेम होता है वो डिफाइन करता है कि ये किस टाइप का क्या होगा, डॉक्यूमेंट होगा। तो जब भी हमको कोई एक्सटेंशन नेम दिखाई दे .xlsx तो हमको समझ जाना है कि ये कौन से डॉक्यूमेंट है, ये एक्सेल का डॉक्यूमेंट है। ठीक, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, एक्सेल का डॉक्यूमेंट है। ठीक, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया एक्सेल का। तो आपको याद रखना है कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, एक्सेल का डॉक्यूमेंट होगा। साथ ही साथ ये जो डॉक्यूमेंट आप सेव करते हो
वो एज ए वर्क बुक सेव होता है। ठीक, ये किसके रूप में सेव होता है? वर्क बुक के रूप में, वर्क शीट के रूप में सेव हो रहा है। यही चीज़ को याद रखना कि जब भी हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो ये किसके रूप में सेव होता है? वर्क शीट के रूप में। ठीक, तो अब देखिए एक अब डेफिनेशन समझ लेंगे कि सेल का डेफिनेशन पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप? कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम से क्या बनता है? सेल बनता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सीट से क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से क्या बनता है? सीट बनता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सीट से क्या बनता है? वर्क सीट बनता है। ठीक, जैसे एक बुक में बहुत सारे क्या होते हैं? पेजेस होते हैं या सीट होता है, वैसे ही क्या होता है? एक वर्क बुक के अंतर्गत कई सारे सीट होते हैं। सीट 1 दिख रहा है, सीट 2 दिख रहा है, सीट 3 दिख रहा है, आप चाहो तो और सीट क्रिएट किया जा सकता है। ठीक, तो वैसी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से क्या बन रहा है? सीट बन रहा है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सीट से, बहुत सारे सीट से मिलकर क्या बन रहा है? हम सेव कर रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है? वर्क बुक बन रहा है। ठीक, तो ये डॉक्यूमेंट का टाइप क्या हो जाता है? वर्क बुक डॉक्यूमेंट बोला जाता है इसको। तो एक्सेल के डॉक्यूमेंट को कई बार आपको कहीं पे स्टडी करेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि वर्क बुक। तो वर्क बुक एक्चुअल में क्या होता है? वर्क बुक का नेम क्या है? तो आपको याद रखना है क्लास 7 के नाम से। ठीक, तो हम जो डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं वो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि ये किसका नाम से आ रहा है? तो वर्क बुक के नाम, वर्क शीट के नाम से क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। ठीक, तो वर्क शीट को कई सारे प्लेसेस में वर्क बुक भी बोला जाता है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो वो वर्क शीट के नाम से सेव हो जाएगा। अब देखिए एमएस एक्सेल के अंतर्गत हम कुछ वैल्यू इंटर करके देखते हैं। जैसे एक नाम टाइप करके देखता हूँ, जैसे एक रोहन नाम टाइप करता हूँ, रोहन। ठीक, तो ये अभी एक क्या है? एक्सेल के अंतर्गत हमने नाम टाइप किया रोहन, और नीचे एक वैल्यू टाइप करता हूँ 55। ठीक, तो आप देखेंगे रोहन जब मैंने टाइप किया, एक्सेल इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, रोहन जब नेम मैं टाइप कर रहा हूँ तो वो कहाँ पे आ रहा है? लेफ्ट साइड में आ रहा है। और जब इसी में वैल्यू टाइप कर रहा हूँ तो वो कहाँ पे आ रहा है? राइट साइड में आ रहा है। तो जब भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सेल में क्या हो जाता है? मैं एक नाम फिर से टाइप कर ले रहा हूँ राम, और यहीं पे एक वैल्यू टाइप कर ले रहा हूँ 100। तो आप देखेंगे 100 जो है ऑटोमेटिकली कौन से साइड चला गया? सेल के राइट साइड में। और नेम जब टाइप करते हैं तो ये यहाँ पे चला जाता है, ये चला जाता है लेफ्ट साइड में। तो एक्सेल ऑटोमेटिकली जो है वैल्यू को क्या कर लेता है? अरेंज कर लेता है। जब भी आप कोई वैल्यू टाइप करते हो तो सेल में क्या कर लेता है? उसको अरेंज कर लेता है। तो ये बेनिफिट होता है एमएस एक्सेल में। अब इसको राइट क्यों अरेंज कर लिया? क्योंकि इसको मालूम है जी, देखिए फॉर्मूला जब यूज करेंगे आप कभी भी किसी नेम को ऐड कर सकते हैं क्या? नेम के साथ यानी टेक्स्ट को कभी भी आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। आपको अगर प्लस माइनस करना है तो केवल नंबर का यूज करना पड़ेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसको पहले से क्या कर लेता है? डिफाइन कर लेता है कि अगर मैं प्लस करता हूँ, चलिए मैं यहीं पे एक फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। अभी आप फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको एक आउटपुट दिखाना चाह रहा हूँ कि रोहन के साथ मैं क्या कर ले रहा हूँ? राम को ऐड कर ले रहा हूँ। ठीक, इंटर करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। वही जब मैं क्या करता हूँ 55 और प्लस ऐड कर ले रहा हूँ 110 को, ठीक, 100 को, तो ऑटोमेटिकली इसको ऐड कर लेगा। तो याद रखना है कि टेक्स्ट कभी भी ऐड नहीं होता है, यानी टेक्स्ट के साथ कोई भी फॉर्मूला या काम नहीं करेगा। इसके साथ ना आप माइनस कर सकते हो, ना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ना डिवीजन कर सकते हो। लेकिन आप नंबर के साथ क्या कर सकते हो? मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, डिवीजन किया जा सकता है, सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है, यानी कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? नंबर का यूज करना पड़ेगा। इसलिए ये क्या कर लेता है? ऑटोमेटिकली इसको राइट साइड में अरेंज कर देगा और टेक्स्ट को कहाँ पे अरेंज कर देगा? लेफ्ट में अरेंज कर देगा। हाँ हाँ, उसको लेफ्ट में अरेंज कर देगा। अब देखिए जब हम क्या करते हैं टेक्स्ट के साथ नंबर यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ए टाइप किया, यहाँ पे टाइप कर ले रहा हूँ ए और यहाँ पे 55। ठीक, तो इसको आप कौन से साइड अरेंज करेगा? तो जब भी मैं क्या करता हूँ किसी भी टेक्स्ट के साथ नंबर यूज करता हूँ या नंबर के साथ टेक्स्ट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं किसी टेक्स्ट के साथ नंबर या नंबर के साथ टेक्स्ट यूज करेंगे तो उसको एज ए टेक्स्ट लेता है। अब देखिए इसके साथ कोई प्लस माइनस किया जा सकता है क्या? क्योंकि इसमें अल्फाबेट जुड़ा हुआ है। तो अल्फाबेट किसी नंबर के साथ ऐड हो जाता है तो उसके साथ ना ही हम कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको एज ए टेक्स्ट उन्होंने ले लिया। ठीक है, A55 है, उन्होंने क्या किसके रूप में सेव कर लिया? टेक्स्ट के रूप में सेव कर लिया। तो ये आपको याद रखना है। तो एम एस एक्सेल का बेनिफिट क्या होता है कि एम एस एक्सेल के अंतर्गत हम फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। जैसे अब फॉर्मूला यूज आप कैसे करेंगे? अभी हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ वैल्यू वी कैन इंसर्ट इन एम एस एक्सेल। अभी हमने 2 टाइप का वैल्यू इंटर किया, एक तो टेक्स्ट किया रोहन, और एक मैंने किया था 55। तो अभी हमने 2 टाइप का वैल्यू इंटर करके देखा। तीसरा वैल्यू इंटर किया जा सकता है फॉर्मूला।
ठीक, MS एक्सेल में तीसरा वैल्यू इंटर किया जा सकता है फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे इंटर करेंगे देखिए, जैसे मेरे पास दो वैल्यू है, सपोज एक बच्चा रहता है तो बच्चे को क्या होता है 5+5 को भी ऐड करने नहीं आता है। ठीक, तो उसको सिखाते हैं कि हम क्या करेंगे, 5 लाइन हम ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद उसके बीच में प्लस लिखते हैं, फिर उसके बाद फिर 1 1 1 5 टाइम फिर उसको काउंट करवाते हैं, तो ये ऐसे 10 हो जाता है। तो वैसे ही अगर अगर हम देख रहे हैं एक्सेल में हमको अभी कुछ नहीं आ रहा है, एक्सेल में हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो अभी हम ऐड करके देखते हैं 5 और 5 को ऐड करके देखते हैं। ठीक, तो 5 और 5 हमको मालूम है 10 आता है। अब इसको हम फार्मूला से ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, तो इक्वल टू कर देंगे। हमको किसको किसको जब भी फार्मूला यूज़ करना रहेगा हमको एक सिंबल यूज़ करना है, वो है इक्वल। ठीक, जब भी हम इक्वल यूज़ करते हैं समझ जाता है एक्सेल क्या यूज़ कर रहे हो, आप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। किसको किसको ऐड करना है, 5 को प्लस किसको ऐड करना है, तो हमको अब सिंपल जैसे मैथ्स हम फार्मूला यूज़ करते हैं 5+5, लेकिन हमको सामने क्या यूज़ करना है, इक्वल का सिंबल यूज़ करना है, इंटर करेंगे वैल्यू आ जाएगा। ठीक, हमको क्या करना है 100+100 करना है, क्या करेंगे इक्वल टू 100, सिंबल यूज़ करेंगे 100। ठीक, इंटर करेंगे वैल्यू आ जाएगा 200। ठीक, हमको मल्टीप्लाई करना है 5 × 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ नहीं होता। ठीक, कौन सा सिंबल यूज़ होता है, स्टार सिंबल यूज़ होता है कंप्यूटर में। और 5 × 5, लेकिन अभी आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बताइए। अभी मैं इंटर कर, हाँ तो याद रखना है जब भी आप इज इक्वल टू का साइन यूज़ नहीं करते तो उसको एज ए वो क्या समझ लेता है, टेक्स्ट। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई के लिए स्टार सिंबल, देन 5, फिर इंटर, तो ये आ गया 5 × 5 इक्वल टू होता है 25। ठीक, आपको 25 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे डिवाइड का सिंबल नहीं आता, आपको करना पड़ेगा स्लैश का सिंबल। ठीक, इससे पहले आपको करना पड़ेगा इक्वल 25 डिवाइड के लिए स्लैश का सिंबल, देन उसके बाद 5 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा इंटर, तो आ गया 5। फिर उसके बाद हमको एक सिंबल यूज़ करना है, जैसे अब इसमें आपको 2 की पावर 5 करना है, तो कंप्यूटर में एक्सपोनेंट सिंबल बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट सिंबल। ठीक, 2 की पावर 5 करना है तो इक्वल सिंबल 2 की पावर 5। अब देखिए आप लोग चेक कीजिए आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 5। अब एक्सपोनेंट सिंबल यूज़ करना है, ये होता है शिफ्ट के साथ 6 में आप प्रेस करते हैं, कीबोर्ड में 6 दिया रहता है, उसके ऊपर में सिंबल दिया रहता है एक्सपोनेंट सिंबल, और मल्टी 2 की पावर 5। अब ये हो जाता है 2 की पावर 5, इंटर करूंगा तो इसका आंसर आ गया 32। ठीक, तो आप 2 × 2 करते हैं तो 2 × 2 4, 4 × 2 इक्वल टू 8, 8 × 2 इक्वल टू 16, और 16 × 2 इक्वल टू 32। तो इस तरीके से आपका वैल्यू आ गया 32। ठीक, तो इस तरीके से आप गलत हो सकते हैं लेकिन कंप्यूटर का जो आंसर है वो गलत नहीं होगा। ठीक, हम चाहते हैं 5, अब कोई भी किसी का भी कर सकते हो, जैसे इक्वल टू, अब मैंने एक बार यूज़ कर लिया तो आप लोग इसको भी देख लेंगे कि आप घर में भी यूज़ करके देख लेंगे। 3 की पावर 3, तो ये होता है 27, तो आ गया 27। ठीक, तो इस तरीके से, तो अभी तो हमने जो वैल्यू टाइप किया वो खुद से किया है। अब दूसरा तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी सेल से भी वैल्यू लिया जा सकता है। जैसे अभी मैंने 50+50 टाइप किया था, अब मैं क्या चाहता हूँ किसी सेल के वैल्यू को लेना चाह रहा हूँ। ठीक, तो जैसे ये डी के वैल्यू को, इसका वैल्यू क्या हो गया, इस सेल का वैल्यू क्या हुआ, इस सेल का वैल्यू हुआ D7, और इस सेल का वैल्यू हुआ E7, दोनों के वैल्यू को प्लस करना चाह रहा हूँ। तब वो भी किया जा सकता है, इक्वल करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जिसको प्लस करना है, सेल को सेलेक्ट करेंगे तो सेल का वैल्यू आ जाएगा, देन प्लस कर लेंगे दूसरे सेल को, इसका वैल्यू क्या है E7 है, फिर इंटर करेंगे तो ये दोनों का प्लस होके आ जाएगा। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है, जब हम सेल से वैल्यू लेते हैं तो बेनिफिट क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम आप किसी सेल के वैल्यू को चेंज करते हैं, जैसे अभी 50 था उसको मैं 70 कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। वही अगर मैं किया रहता 50+50 अपने से मैनुअली टाइप किया रहता यहाँ पे, ठीक, इक्वल टू 50+50 किया रहता तो क्या वैल्यू चेंज होता, क्या नहीं होता। तो MS एक्सेल का बेनिफिट क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वैल्यू चेंज करेंगे तो वो क्या कर देगा कि वहाँ पे भी जब आप प्लस वाले जो फार्मूला यूज़ किए वहाँ का भी वैल्यू चेंज होते जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक, यहाँ पे मैं 100 कर दे रहा हूँ तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जबकि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने वैल्यू मैनुअली टाइप किया है। तो ये बेनिफिट हो जाता है जब आप फार्मूला यूज़ करते हैं, और वो भी किसके साथ, सेल के एड्रेस के साथ। ठीक, तो आपको याद रखना है कि आप वैल्यू को कहाँ से लिया जा सकता है, सेल के वैल्यू से भी आप वैल्यू लिया जा सकता है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस में फार्मूला लगा है नहीं लगा है,
जैसे इसमें मैं देख के बता सकता हूँ कि कौन सी सेल में फॉर्मूला लगा है, किस में नहीं लगा है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए देखिए आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें फॉर्मूला लगा है कि नहीं लगा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जब जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो जो वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है यही वैल्यू इसमें दिखाई दे रहा है आपके फार्मूला बार में, तो इसका मतलब फार्मूला नहीं लगा है। इसके ऊपर क्लिक किया तो ये वैल्यू टाइप किया, यही वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है 80। लेकिन जैसे ही यहाँ 180 में क्लिक करता हूँ तो देखिए 180 यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, हमको क्या शो कर रहा है, इसका इसमें जो फार्मूला लगा है वो शो कर रहा है। तो उस सेल में क्या फार्मूला लगा है हमको पता चल जाएगा। ठीक, तो ये बेनिफिट होता है एमएस एक्सेल में कि हम फार्मूला बार में जाके क्या कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला लगा है इसको भी देखा जा सकता है। ठीक, तो आप देखना चाह रहे हैं कि इसमें फार्मूला, इसमें देखेंगे तो इसमें नहीं लगा है, इसमें भी नहीं लगा, इसमें भी नहीं लगा है, इसमें लगा है। ठीक, यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत ये वैल्यू कहाँ से आया है, 5+5 को ऐड करके लाए हैं। वैसे ये वैल्यू कहाँ से आया है, तो इसको ऐड करके लाए हैं। तो आप फार्मूला बार के थ्रू क्या कर सकते हैं, वैल्यू को देख भी सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए मैं इतना लेके चल